नमस्कार, चार की चकल्लस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि हम रोज शाम को 4 बजे पूरे 1 घंटा देश दुनिया की खबरें और प्रदेश की खबरों पर चर्चा करते हैं। और ये चर्चा हम शुरू करें उसके पहले मैं आपका परिचय करा दूं कि आज हमारे साथ इस चर्चा में, इस बहस में कौन कौन लोग शामिल होंगे। मेरे साथ आज इस वक्त गिरीश पंकज जो वरिष्ठ पत्रकार हैं वो हमारे साथ होंगे, और सतीश जी जो हमारे वरिष्ठ सहयोगी हैं, सतीश ठाकुर, वो हमारे साथ होंगे। और आज हमारे साथ में होंगी रेडियो जॉकी जो आरजे जिसको कहा जाता है, प्रियल, वो आज हमारी खास मेहमान है। तो आज हम चारों मिलकर इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। आज जो दिन भर की जो प्रमुख खबरें हैं उस पर हम आज विस्तार से चर्चा करेंगे। तो जो सबसे पहली जो खबर आ रही है वो जो एक फुटबॉल का जो महाकुंभ जिसे कहते हैं वो सोवियत रूस में शुरू हुआ, और एक पखवाड़े तक और उसके पहले भी महीनों से उसका एक जोश जो था वो पूरी दुनिया में बना हुआ था। और आखिरकार फ्रांस ने 20 साल बाद इस मतलब फुटबॉल के वर्ल्ड कप को अपनी झोली में डाल लिया, और पूरी दुनिया में मतलब इसको लेकर के जो जोश बना हुआ था, आखिरकार उस जोश का कल जो है वो खड़े होकर तो गोल को रोकते रहूं। और ये क्रम चलता रहा। लेकिन जब ये मैच चला 1 महीने का, जो महाकुंभ चला, तो निसंदेह मेरे सामने 3-4 जो बड़े खिलाड़ी थे उनके प्रति मेरा और मेरे बेटे का ही बड़ा लगाव रहा। जैसे मेसी, हम सोचते थे गोल्डन बूट लेकर के ये आएगा, लेकिन हुआ ये कि मेसी अर्जेंटीना के बड़े खिलाड़ी थे, वो पहले ही आउट हो गए। फिर ये चलता रहा कि इंग्लैंड जब सेमीफाइनल में पहुंचा तो हमको लगता था यार इंग्लैंड को नहीं जीतना चाहिए। हम लोग क्योंकि व्यंगकार हैं, पत्रकार हैं, तो सोचते थे ये इंग्लैंड वो है जिसने हम पर सतीश जी, मैं आपसे आपके पास ही आ रहा था जी। सतीश जी, जब कोई भी ऐसा टूर्नामेंट शुरू होता है जो विश्व स्तर का, चाहे क्रिकेट का हो या फुटबॉल का हो, तो जो उसके प्रशंसक होते हैं वो अपनी अपनी टीमें बना लेते हैं। तो निश्चित रूप से जब आप भी फुटबॉल देखते हैं तो आपने भी अपनी कोई एक टीम बना ली होगी। और जैसा कि जब फुटबॉल शुरू हुआ तो उस वक्त ऐसा लगा कि 3-4 टीमें, एक वक्त था ऐसा लग रहा था कि बेल्जियम जो है वो सबसे बेहतर टीम होगी। फिर हमने देखा कि बेल्जियम भी हार गया। फिर उसके बाद ऐसा लगा कि पहले तो ब्राज़ील का ही नाम आया था, ब्राज़ील अलग हुआ, फिर बेल्जियम अलग हुआ, और फ्रांस चूँकि मतलब लगातार उसने अपनी जीत के क्रम को बनाए रखा। तो कुल मिलाकर के ये एक अनिश्चितताओं का खेल है। इस विश्व कप में 2-3 चीजें देखने को मिली। जैसे हम फुटबॉल की जब बात करते हैं तो फुटबॉल में जो स्वैग लेके जो आते रहे वो लैटिन अमेरिकन देश है जी। इस बार वो सभी जो है मुख्य राउंड से बाहर थे। पहले ही अर्जेंटीना, ब्राजील, बड़ी टीमें, हैवी जाइंट जो थी, जिनके बारे में सब मानते थे कि यही जीतेंगे, ये हुआ है। तो यूरोपियन टीमों का दबदबा दिखा फाइनल मैचेस में, सेमीफाइनल में, पहला। और दूसरा मुझे लगता है क्रोएशिया ने ये विश्व कप हारने के बावजूद एक इतिहास रचा है। देखिए, वो एक ऐसा देश है जो साम्राज्यवादी ताकतों के हाथों में खेलता रहा बहुत समय तक, फिर कुछ दशक पहले ही एक अलग देश के रूप में वो अस्तित्व में आया, तो उसके नए जो है विश्व कप का। नहीं, हमारे साथ आरजे प्रियल भी है। प्रियल, तो आपने कैसे मतलब एंजॉय किया इस पूरे फुटबॉल के टूर्नामेंट को, फीफा वर्ल्ड कप को? कितना मजा आया आपको? जैसा कि मैं एक आरजे हूँ तो मैं इसी नज़रिए से देखती हूँ सारी चीज़ों को। फुटबॉल में मैंने ये ऑब्जर्व किया है कि माहौल जो होता है, इस पर मैंने कई स्पूफ भी बनाते हैं लोग। स्पूफ इन द सेंस लाइक जो रिपोर्टर्स हैं उनकी नकल करके भी लोग फुटबॉल का माहौल ऐसे ले रहे थे कि इसके लिए जो पब में पार्टीज अलग से ऑर्गेनाइज हो रही है, अगर कुछ नहीं मिल रहा है तो लोग वहाँ पे मज़े करने जा रहे हैं। तो इस हिसाब से जो फुटबॉल का माहौल था वो काफ़ी देखने लायक था। मैं एक बात कहना चाहूँगा प्रफुल्ल भाई, ये जो फुटबॉल का मैच हुआ उसको देखते हुए मुझे एक बात का व्यक्तिगत एक नागरिक होने के नाते बड़ा दुख है कि आज़ादी के इन 70 सालों में हमारा देश विश्व कप में, फीफा में कहीं अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं कर पाया। हम इसी बात को लेकर के खुश थे कि हमारे 2-3 लोग वहाँ पर फुटबॉलर बॉय के रूप में वहाँ पर उपस्थित हैं। तो ये बड़ी दीनता की स्थिति है। हमें लगता है कि इससे संकल्प लेना चाहिए कि आने वाले 4 सालों बाद हम कम से कम इस स्थिति में रहें कि हम कहीं क्वालिफाई तो हो पाएँ।
ये हमारे देश को भी सोचना चाहिए, सरकारों को भी सोचना चाहिए। नहीं गिरीश जी, इसमें आप देखिए कि जो छोटे छोटे से देश हैं जिनका नाम सामान्यतः हम लोग वर्ल्ड कप के दौरान ही सुनते हैं, जैसे हम पेरू का नाम नहीं सुनते, हमको जब वर्ल्ड कप होता है फुटबॉल का, उरुग्वे है, पेरू है, ऐसे कई देश हैं जिनका नाम हम उस वक्त सुनते हैं जब वर्ल्ड कप होता है, और फुटबॉल के वहाँ पर वो क्लब में खेलते हैं। जैसे हमारे यहाँ देखिए आपको फुटबॉल बंगाल से जो क्रिकेट पर आकर खत्म हो जाता है। नहीं, ठीक बोल रहे हो सतीश, हमारे देखो वर्षों से मोहन बागान टीम, मोहन बागान और कलकत्ता में चल रही है, इस बंगाल लगातार पश्चिम बंगाल ने बहुत ध्यान दिया है, लेकिन गोवा, केरल, जो नॉर्थ ईस्ट है ना, और अब टाटा की टीम भी बहुत अच्छी है, तो ये टीमें अच्छा कर रही हैं। मगर आप जैसे कोई एक राष्ट्रीय स्तर पर कोई ऐसी टीम हम नहीं बना पाए, उसकी वजह है कि हम उस संस्कृति की तरफ नहीं बढ़ पाए जिससे फुटबॉल को हम आगे लेके जाए। पूरा ध्यान हमारा प्रबल वही रहा क्रिकेट पे, ऑक्यूपाइड रहा। हम गुलाम देश के गुलाम बने रहे, तो गुलाम खेल हमारे जहन में ऐसा बैठ गया है, पहले हॉकी, फिर उसके बाद में क्रिकेट। चलिए, ये फुटबॉल का जो जादू था वो बहुत सिर चढ़कर बोला पूरी दुनिया के, इसकी खुमारी उतरने वाली नहीं। हाँ, और कई दिन तक इसकी खुमारी, जैसे सतीश जी कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। फुटबॉल की हम बात कर रहे थे कि बंगाल में फुटबॉल जिंदा है। आज बंगाल में भी एक बड़ी घटना हुई है। पश्चिम बंगाल का जो वेस्ट मिदनापुर जो जगह है, वहाँ पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक सभा थी, और उस सभा में नरेंद्र मोदी जी का जो मंच था वो गिर गया, उसमें कुछ लोग घायल भी हुए। देखिए, आपको दिखाते हैं कि ये मंच गिर गया। ये पश्चिम बंगाल का वेस्ट मिदनापुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस वक्त एक किसान रैली को संबोधित कर रहे थे, उसी समय ये पंडाल गिर गया, जिसके कारण काफ़ी अफरा तफरी मच गई। और बताया जा रहा है कि इसमें 22 लोग घायल हो गए हैं, और सभी घायलों को मिदनापुर के मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। और सबसे अच्छी बात ये रही कि उन घायलों से मिलने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं मेडिकल का जो अस्पताल है मेडिकल कॉलेज का, वहाँ पर वो उनका हालचाल जानने पहुँचे, और एक महिला भी उसमें घायल हुई है, उसकी उन्होंने काफ़ी हिम्मत भी बढ़ाई, और ये भी कहा कि आप बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगी। और ये पंडाल उस वक्त गिरा जब नरेंद्र मोदी भाषण दे रहे थे, और जब पंडाल गिरा तो नरेंद्र मोदी ने तत्काल अपने वहाँ जो सुरक्षाकर्मी थे और जिन जवानों की ड्यूटी लगाई गई थी, उनसे ये कहा कि आप जाएं और इसमें जो घायल हुए हैं उनकी मदद करें। ये एक बड़ी घटना, हालांकि इसमें कोई किसी प्रकार की क्षति नहीं हुई। इसमें इसमें कुछ बाइट हम आपको सुनाते हैं। 25 से 30 लोग सीरियसली इंजर्ड हुए हैं और हल्का में और कुछ लोगों को चोट लगा है। हम लोग यहाँ आकर 1 घंटे से चिल्ला-चिल्ली कर रहे हैं। कुछ गाड़ी को पुलिस ने व्यवस्था करके प्राइवेट गाड़ियों को दिया है, ना यहाँ पे एम्बुलेंस है। हम जो यहाँ पे उपस्थित हैं सेंट्रल के जो ऑफिसर, उनको बोले हमारी ड्यूटी नहीं है, वो पुलिस वालों के ऊपर फेंक रहे हैं। पुलिस वाले पल्ला झाड़ रहे हैं, बोल रहे हैं हम लोग बाहर से यहाँ पे आए हैं, हम लोग यहाँ का लोकल पुलिस नहीं, हम लोग व्यवस्था नहीं कर सकते, हम लोग देख रहे हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा में ये हादसा हुआ, और इस तरह के हादसे, मंच का गिरना, ये कोई पहली घटना नहीं है। गिरीश जी, आप काफ़ी समय से इन सबको देखते आ रहे हैं, ये राजनीतिक मंचों में खासकर इस तरह पहले भी ये होता रहा है। छत्तीसगढ़ में भी हमें याद है कि एक बड़ी दुर्घटना हुई थी, पंडाल गिरा था। तो चूंकि ये चकल्लस वाला कार्यक्रम है नहीं, और ये जो पंडाल जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, उसमें भी मोदी जी ही आने वाले थे, जो नया रायपुर में जो घटना हुई थी। कई बार मैं सोचता हूँ ये पंडाल क्यों गिर जाते हैं, ये पुल जो है क्यों गिर जाते हैं, तो फिर पता चलता है कि कहीं न कहीं वो जो भ्रष्टाचार की एक अंतर्धारा बहती है, उसका ये दुष्परिणाम होता है कि पंडाल का जिसको ठेका दिया जाता है वो ठीक से पंडाल नहीं लगाता। पुल जिसको बनाने दिया जाता है, बनारस का पुल में 30-40 राज किसी का भी हो, चाहे मोदी का हो या मनमोहन सिंह का, जो मंच जरूर गिरता है। मंच जरूर गिरता है। और मुझे लगता है कई बार नेता हमारे ऐसे जोर जोर से भाषण देते हैं तो पार्टी के लोग तो गिर भी जाते हैं, वो पंडाल भी प्रभावित होकर के गिर जाता है। हमारे पास एक बाइट भी है मोदी, लेकिन ये बड़ी अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी बात, संदेश पूरे देश में गया है कि हमारा प्रधानमंत्री पंडाल गिरने के बाद घायलों से मिलने गया। तो उनकी बाइट जरा सुनते हैं, उसके बाद सुनते हैं। हिम्मत है तो
थे उनसे मिलने गए हैं पीएम साहब और उनसे हालचाल जान रहे हैं। पारे जी, इसका एक पॉलिटिकल सटायर वाला पार्ट भी हो सकता है। ये तो खैर मंच गिरना तो दुखद बात है, वैसे होना नहीं चाहिए कोई भी हादसा जो है वो, मगर इसमें व्यंग के लिए भी स्पेस क्रिएट होता है। मैंने तो पिछले दिनों एक व्यंग लिखा था, जब पुल जो गिरा तो उसमें ज्योतिषियों ने कहा कि साहब ये जो है ग्रह नक्षत्र कोई कारण गिरा, तो मैंने उस पर एक लंबा व्यंग लिखा और उसमें सरकार को क्लीन चिट देते हुए पंडितों ने कहा कि ये किसी भ्रष्टाचार के कारण नहीं गिरा, ये दरअसल ग्रहों का था कि शनि और सूर्य आपस में टकरा गए, ये बाप बेटे की लड़ाई हुई, इस चक्कर में पुल गिर गया। तो हमारे यहाँ सफाई इसी तरह दी जाती है। अब कल वो जांच होगी वहाँ की पंडाल क्यों गिरा, तो बताया जाएगा साहब कि हवा का दबाव ज्यादा था या लोग बहुत आ गए थे, इसलिए पुल पंडाल तो मजबूत था। लेकिन मोदी जी के भक्तों को भी थोड़ा धक्का लगा हुआ कि भाई पीएम साहब गिरे, हमारे पीएम ऐसे नहीं कि गिरे, उनका मंच गिरे, वो तो गिराने वाले लोगों से, मगर एक बहाना है कि भाई ममता बनर्जी सरकार ने कोई कॉन्स्पिरेसी की होगी। हाँ, ये भी हो सकता है कि इस वजह से मंच गिरा, नहीं तो ऐसी मजाल जी आप कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार इस तरह है कि वो इसका एक मुख्य कारण होता है कि ये मंच भी गिर जाते हैं, लेकिन सोचने वाली बात ये है कि भ्रष्टाचार कहाँ तक पहुँच गया कि प्रधानमंत्री का मंच बन रहा है। क्या उनको मालूम नहीं जो मंच बना रहे होते हैं कि इसमें पीएम आने वाले हैं, इसमें सीएम आने वाले हैं, कितने वीआईपीज होंगे, तो मतलब इस हद तक पार हो चुका है। ये बहुत सही बोल रहे हैं। मुझे लगता है कि जो इस समय लोग बोलते हैं कि मोदी बड़े पावरफुल हैं, मुझे लगता है सबसे ज़्यादा पावरफुल इस देश में अगर कोई है तो वो भ्रष्टाचार है। हम मोदी को भी निपटा देता है, किसी को निपटा देता है। एक बड़ी अच्छी खबर है हमारे पास। हाँ, एक राहुल गांधी पर भी एक खबर है, हम आपको उसको लेते हैं। एक इनकलाब नाम का एक अखबार है, उस अखबार को राहुल गांधी ने इंटरव्यू दिया है और उस अखबार का ये दावा है कि राहुल गांधी ने अपने इंटरव्यू में ये कहा है कि कांग्रेस मुस्लिमों की पार्टी है, और ऐसा कहकर निश्चित रूप से इस बयान ने कांग्रेस की मुसीबतें बढ़ा दी हैं। सुनते देखिए, इसमें कुछ लोगों की प्रतिक्रियाएं भी हैं, हम प्रतिक्रिया सुना सकते हैं। अपने भक्त से छपवाएंगे जिनमें न सच्चाई है न कोई सत्यता। राहुल गांधी जी और कांग्रेस का ये मानना है कि ये देश 132 करोड़ लोगों का है। उन 132 करोड़ लोगों में देश में बहुसंख्यक हिंदू समाज भी है, सिख समाज अल्पसंख्यक समाज भी है, उसमें बौद्ध, जैन, मुसलमान, पारसी, ईसाई और वो सारे आदिवासी भाई जो शायद किसी धर्म को मानते भी नहीं, वो भी शामिल हैं। कांग्रेस मुसलमानों की पार्टी है और अभी रणदीप सुरजेवाला और बाकी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता बता रहे हैं कि ये झूठ आरोप लगा रही है बीजेपी। ये इनकिलाब का हेडिंग क्या झूठ है, और फिर राहुल जी चुप क्यों है, और उसके बाद उनके अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष, उनका ये बयान है। इस बयान में उन्होंने साफ लिखा है कि ना राहुल जी ने कोई गलत कहा है, बिल्कुल सही कहा है कि कांग्रेस मुसलमानों की पार्टी है। एक अखबार को दिया हुआ राहुल गांधी का ये जो इंटरव्यू है और उस अखबार का जो दावा कि उसमें राहुल गांधी ने, चूंकि वो अखबार का इंटरव्यू था तो क्या बात हुई, क्या ऐसा कोई वीडियो रिकॉर्ड ऐसा है नहीं, लेकिन उस अखबार ने छापा भी है। और ऐसे समय में जब कांग्रेस के ऊपर मुस्लिम तुष्टीकरण का, एक मुसलमानों का सपोर्ट करने का आरोप लग रहा है, और कांग्रेस खुद और कांग्रेस और एक तरह से स्थापित और कांग्रेस उससे बचने की कोशिश कर रही है। उसके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी, फिर आपने देखा कि कर्नाटक के चुनाव में और गुजरात के चुनावों में वो जगह जगह मंदिरों से में जाकर के अपने चुनाव अभियान की शुरुआत करते हैं और एक सॉफ्ट हिंदुत्व की पॉलिटिक्स को पैदा करने, एक लाइन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी को एक शानदार मौका मिला। एकदम बहुत सही बोल रहे हैं। इससे कांग्रेस की इमेज बड़ी खराब होगी और राहुल गांधी को मतलब जवाब देना भारी पड़ जाएगा, और वो तैयारी कर रहे होंगे मैं किस तरह से बोलूं। अंततः जैसे नेताओं का बयान आता है, उनका बयान आएगा कि मैंने ऐसा नहीं कहा था। नहीं, मगर एक से देखें, आप गुजरात चुनाव से लेके देखें तो जो एक जाल उन्होंने बिछाया था, बीजेपी का एक ट्रैप था, उसमें कांग्रेस फंस गई। उन्होंने तय कर दिया आपको हमारी लाइन से चलना होगा, उन्होंने एक धर्म वाली लाइन तय कर दी। अब इसमें क्या होता है कि नायक और प्रतिनायक की पहचान बड़ी आसानी से हो जाती है जब आप एक ही लाइन पर चलने लगे दोनों।
लेकिन ये बहुत खतरनाक है इस देश में, जबकि हम कांग्रेस और दूसरी पार्टियां हमेशा बात कर रही हैं कि सांप्रदायिक सद्भावना होनी चाहिए। ऐसे दौर में कोई एक पार्टी जिसका इतिहास 100 साल पुराना है वो कहे कि हम मुस्लिम पार्टी हैं, साहब जीत के लिए आप सत्ता के लिए बहुत डेस्परेट हो जाए तो यही होगा ना। बस वही होगा। आपको लग रहा है कि किसी मुस्लिम वोटों को हम कब्जा में करके रखें, इसलिए ऐसी बातें हो रही हैं। और एक मानसिकता ये भी है कि आप वोटर्स को बेवकूफ समझते हैं आज के दौर में भी, तो उसका नुकसान होगा कांग्रेस। बिल्कुल हो ही रहा है, एकदम होगा। कांग्रेस ऑफ ट्रैक हुई, उसकी एक बड़ी वजह ये भी रही। नहीं, कांग्रेस इस पर लगातार हमले झेल रही है और अभी तक देखिए कि एक सुरजेवाला के सिवा किसी ने उस पर अभी स्पष्टीकरण दिया नहीं है। उन्होंने खंडन ही कर दिया है। उन्होंने कहा कि शायद मुझे जो सुनाई पड़ा कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। नहीं, वो चूंकि वो अखबार को दिया हुआ इंटरव्यू है, इसलिए ऐसा कोई अगर वो कोई वीडियो या टेलीविजन चैनल में दिया हुआ इंटरव्यू होता तो शायद कांग्रेस को जवाब देना बहुत कठिन हो जाता। लेकिन फिर भी इस पर जो बीजेपी ने जो आक्रामक रवैया अपनाया, जैसे उसके हाथ में कुछ एक बढ़िया सा मुद्दा आ गया और जिस आरोप को वो लगातार लगाती रही है और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी बहुत तरीके से हर चुनाव में मुद्दों से हटकर जो चुनाव के ठीक पहले जिस तरह से मतलब ध्रुवीकरण होता है और अभी 19 का चुनाव होना है, अभी 3 राज्यों में चुनाव होना है और फिर उस समय उनको ये भाजपा को तो मतलब कहना चाहिए कि ब्रह्मास्त्र मिल गया, इसको तो भुनाएगी कि ये देखिए बयान है इंकलाब अखबार ने कहा है। हिंदू पाकिस्तान वाली बात हुई, अब ये हो गई। और ये जो पार्टियां हैं जो समाजवादी हो चाहे कांग्रेस हो, मुसलमान को देखती साथ फट से जो टोपी पहन लेती हैं, मुस्लिम तो ये देश को दरअसल टोपी पहनाने वाली बात इसी से जुड़ी हुई है। इससे किसी भी पार्टी को बचना चाहिए जी कि आप डायरेक्ट बोलते हैं अब हिंदुओं के बीच जाए तो बोले नहीं कांग्रेस तो हिंदुओं की पार्टी है, ईसाइयों के बीच जाएंगे और कहेंगे साहब ईसाइयों की पार्टी है। सही बात है। तो ये नहीं होता है, पार्टियां पूरे देश की होती है, नागरिकों की और नहीं, और आप अपने आप को हमेशा से सेक्युलर कहते रहे तब तो बनता ही नहीं आपको इस तरह की बात करना। बोलनी ही नहीं चाहिए कि हम मुस्लिम पार्टी। वो भी राहुल गांधी बोल रहे हैं, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। देखिए, इससे जुड़ी खबर जैसा भी हम बोल रहे थे कि राहुल गांधी का ये इंटरव्यू आया और भारतीय जनता पार्टी ने उसको भुनाया, तो प्रधानमंत्री की एक सभा आजमगढ़ में भी थी उत्तर प्रदेश में और उन्होंने उस पर इसी मामले पर हमला भी बोला है। तो हम आजमगढ़ में जो नरेंद्र मोदी की सभा हुई उसमें उन्होंने गंभीर आरोप लगाया, आपको दिखाते हैं। देखिए, आजमगढ़ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा थी जिसमें नरेंद्र मोदी ने राहुल गांधी का नाम तो नहीं लिया, लेकिन उनका नाम लिए बिना उन्होंने कहा कि ये जो पार्टी है कांग्रेस, ये मुसलमानों की पार्टी है। और इसके पहले मनमोहन सिंह भी ऐसा कह चुके थे कि देश के संसाधनों पर पहला हक जो है वो मुसलमानों का है। अब नरेंद्र मोदी ये सवाल खड़े कर रहे हैं कि क्या कांग्रेस जो है वो मुस्लिम पुरुषों की पार्टी है, मुस्लिम महिलाओं की नहीं है क्या? वो इस तरह के प्रश्न खड़े कर रहे हैं क्योंकि 3 तलाक के मामले में नरेंद्र मोदी की सरकार ने मुस्लिम महिलाओं को काफ़ी आकर्षित किया है अपनी ओर और उनको उनका झुकाव भी मुस्लिम महिलाओं का भारतीय जनता पार्टी की ओर हुआ है, ऐसा बीजेपी मान रही है और इस दिशा में वो काम भी कर रही है। तो ये जो उर्दू अखबार को दिया हुआ इंटरव्यू है, इसका असर आप देखिए कि तत्काल जो है वो आजमगढ़ की सभा में देखने को मिला। हम सुनते हैं कि नरेंद्र मोदी ने कहा क्या इस मामले में। मैंने अखबार में पढ़ा, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष श्रीमान नामदार ने ये कहा कि कांग्रेस ये मुस्लिमों की पार्टी है। पिछले 2 दिन से चर्चा चल रही है, मुझे आश्चर्य नहीं हो रहा है कि क्यों पहले जब मनमोहन सिंह जी की सरकार थी तो स्वयं प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने कह दिया था सतीश जी, आपको ऐसा लगता है कि नरेंद्र मोदी जो है वो जिसको कहते हैं 24/7 पॉलिटिशियन है, मतलब 24 घंटे 7 दिन, बल्कि उससे भी ज़्यादा वो राजनीति और उन्होंने राजनीति में ऐसे कई उनके जो प्रतिद्वंदी होना चाहिए जो दूसरी पार्टी के नेता हैं जो पूरी तरह से राजनीति नहीं करते। और राहुल गांधी तो इस बात के लिए बदनाम हो चुके हैं कि वो एक चुनाव के बाद छुट्टियां मनाने चले जाते हैं। सोते होंगे तो जो सपने देखते होंगे तो उसमें वो रिहर्सल करते होंगे भाषण की अपनी, मुझे लगता है। इसीलिए अगर राहुल गांधी को क्षमा के साथ कहना चाहूँगा, अगर लोग पप्पू जैसे शब्दों से विश्लेषित करते हैं, नवाजते हैं, तो इसके पीछे कारण है कि बहुत अपरिपक्व बयान देते हैं। उनके बहुत सारे बयानों को हम देखते हैं तो लगता है कि ये कितना मोदी जैसे मजे हुए
मास लीडर के सामने जब आप खड़े होते हैं तो आपकी तैयारी बहुत मुकम्मल होती है, बहुत मुकम्मल हो, और वो उस मामले में बड़े कमजोर साबित होते हैं। और ये मुस्लिम पार्टी वाला बयान बहुत कमजोर, बहुत बड़ा आघात पहुंचा सकता है, बहुत बड़ा आघात पहुंचा सकता है। नहीं, हमारे साथ प्रियल भी हैं। प्रियल, आप इस तरह की राजनीति को कैसे देखते हैं? आप एक आरजे हैं, आपका नजरिया क्या होता है इसमें? मेरा नज़रिया ये है कि जैसा कि सर ने कहा था कि ये जो कोई भी पार्टी होती है वो सारे देश के नागरिकों की पार्टी होनी चाहिए। इस पे जो पार्टीशन आ रहा है हिंदू मुस्लिम, उसकी तो जगह होनी ही नहीं चाहिए मेरे ख्याल से। सही बोल रहे हैं। नहीं, ये इनका जो स्वर है वो यूथ का स्वर है एक्चुअली। देश के जो युवा वोटर्स जो सोचते हैं, तो ये राजनेताओं को भी समझना चाहिए कि भैया पुरानी लाइन पीटने से जो कुछ होना जाना है। प्रियल जैसी लड़कियां अगर इस बारे में सोच रही है, हमारी बात को का समर्थन कर रही है, मतलब ये सिर्फ प्रियल की आवाज नहीं है, देश सही लाइन में जा रहा है, लड़कियों और युवाओं की आवाज है। और ये समझना चाहिए कांग्रेस को कि अगर इसी तरह से चलते रहे, सारे राजनीतिक दलों को समझना चाहिए, सभी राजनीतिक कि भैया वो जो धर्म को लेकर जो एक गेम उनका 70 सालों से चल रहा है वो अब चलने वाला नहीं है, चलने वाला नहीं, लोग बेवकूफ नहीं बनने वाले। पिछले चुनाव ने साबित कर दिया है कि जिस तरह से, देखिए, ये जो धार्मिक पिछली बार एक राष्ट्रवादी लाइन चली, राष्ट्रवादी लाइन चली, एक लोक नायक की एक राष्ट्र नायक की तलाश में था देश, और उनको जो दिखा उन्होंने उसको चुना जो बेहतर विकल्प हो सकता था। केजरीवाल का चुनाव भी उसी परिप्रेक्ष्य में देख सकते हैं। मगर वो 5 साल के बाद में पुनर्विचार भी कर सकते हैं, और अगले 50 साल तक भी एक आदमी में अगर उन्होंने देखा, ये जो राजनीतिक घटनाक्रम चलता है, और खासकर जो पॉलिटिकल पार्टियां इस तरह से अभी जो दौर चल रहा है कि धार्मिक ध्रुवीकरण का, ये सब तो जब तक राजनीति है और चुनाव है तब तक तो चलता ही रहेगा। अगली खबर हम लेंगे मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश में जब से कमलनाथ अध्यक्ष बने हैं कांग्रेस के, तब से कुछ न कुछ नया हो रहा है। पूरी पार्टी उनके नेतृत्व में कुछ ऐसा करने की कोशिश कर रही है कि दोबारा वो सत्ता में लौट सके। तो चूंकि चुनाव अभी बहुत नज़दीक है, तो गठबंधन की संभावनाओं पर भी जो है एक रूपरेखा तैयार करने और उस पर रणनीतिक स्तर पर काम किया जा रहा है। इसी कड़ी में जो है बीएसपी के साथ गठबंधन की बात जो है कांग्रेस की चल रही है। और अगर मध्य प्रदेश में बीएसपी के साथ में गठबंधन होता है कांग्रेस का, तो दोनों के लिए बहुत फ़ायदेमंद स्थितियां हो सकती हैं। 2008 और 2013 के हम जो कांग्रेस को और बीएसपी को वोट मिले वो मिला दें, उसको देखें तो जो बीजेपी को जो वोट शेयर मिले थे उससे करीब जाके बनता है। तो कांग्रेस को उम्मीद है कि 15 सालों का जो सत्ता विरोधी रुझान है, और इस बार पार्टी की जो जिस तरह एक उसके पक्ष में जनाधार दिख रहा है, तो वो अगर मिले दोनों कांग्रेस के पक्ष में, तो शायद, और बीएसपी का साथ मिल जाए तो शायद क्लिक कर जाए। तो आप कैसे देखते हैं इसको? अगर दोनों के बीच सही बोल रहे हैं, बीएसपी और समाजवादी पार्टी और सब मिल करके वो जो बिहार का जो फार्मूला था, महागठबंधन जो हुआ, तो ये जो गठबंधन मध्य प्रदेश में हो रहा है उसका लाभ निसंदेह सारी पार्टियों को मिलेगा। क्योंकि पिछले 3-4 सालों में जो किसानों की आत्महत्याएं मध्य प्रदेश में ज़्यादा हुई हैं, महाराष्ट्र के बाद मध्य प्रदेश में ज़्यादा किसान आत्महत्या करने पर मजबूर हुए हैं। और भी बहुत सारी विसंगतियां हैं, और जिसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की लगभग नकारात्मक भूमिका सामने आई है। तो जनता भी ये सब देख रही है, तो सिर्फ चकाचक सड़कें उसको नहीं चाहिए, उसको बेहतर। मगर आप ये नहीं देखते कि अगर समझते कि जीत और हार के लिहाज से तो ठीक है, मगर कांग्रेस और बीजेपी जैसी बड़ी पार्टियां अगर सपा बसपा जैसी जो जातिवादी जो समीकरणों पर काम करने वाली पार्टियों के साथ गठबंधन करेगी, तो राष्ट्रीय परिदृश्य है जो एक जो लोकतंत्र का, वो उसमें समस्या आएगी। ये एक बड़ा आदर्शवादी वाक्य है कि राष्ट्रवाद और ये सारा जब चुनाव होते हैं तो ये सारे समीकरण, सारे विचार हाशिए पर डाल दिए जाते हैं। उस समय लगता है किसी भी सिर्फ गणित पूरे हो, सिर्फ गणित पूरी हो, और किस तरह से हमको जोड़ तोड़ करके हमें जीतना है। चाहे वो कर्नाटक चुनाव में ऐसे ही होता है कि चुनाव जब सरकार बन जाती है तो सिर्फ विकास की बात होती है, और जैसे जैसे चुनाव नजदीक आता जाता है तो जो विकास है वो पता नहीं कितने किलोमीटर पीछे छूट जाता है, और मुद्दे कुछ और हो जाते हैं। और चुनाव के महीना भर पहले, 15 दिन पहले तो पता नहीं और क्या क्या परिस्थितियां बन जाती हैं, मतलब बन जाती है। और पूरा ध्यान प्रफुल्ल भाई इस बात पर रहता है कि उस फलाने इलाके में कौन कुर्मी बाहुल है या ठाकुर बाहुल इलाका है, उस हिसाब से फिर लेकिन मध्य प्रदेश आपने कभी वोट इनसे पूछते हैं, अगर आप कभी वोट डालने जब जाती हैं तो कभी ऐसा होता है कि जातीय आधार पर फैसला करती हैं कि उम्मीदवार किसको हमको
देना है, वोट देना है? नहीं सर, जातीय तौर पर बिल्कुल नहीं। जो पिछले रिकॉर्ड्स देखे हैं हमने कि कौन सी पार्टी ने ज़्यादा अच्छा काम किया है, इस आधार पर वोटिंग की जाती है। और वैसे भी चुनाव से पहले जो इतने सारे वादे किए जाते हैं। आप क्या देखती हैं, आप क्या समझती कि आपके इलाके का विधायक जो है वो किस आधार पर चुना जाना चाहिए? एक्चुअली उनकी जो एक इमेज होती है, एक्चुअली इमेज तो ऊपर से क्रिएट भी की जाती है। नहीं, एज ए वोटर आप क्या समझती, कैसा आपका जनप्रतिनिधि जिसको आप चुन के विधानसभा या संसद में भेजते हैं वो कैसा होना चाहिए, उसके अंदर क्या मेरिट होने चाहिए? वो सारे लोगों की जो प्रॉब्लम्स है वो सुने। एटलीस्ट मैं अपने छोटे से एक कॉलोनी की मैं ये बात करूं कि मोआ इलाके में मैं रहती हूँ, वहाँ पर क्या होता है कि अक्सर पाइपलाइंस की जो प्रॉब्लम आ रही है, पानी अक्सर मेरे घर का भी आप देखेंगे जब ऊपर बाहर वॉशरूम का जो पानी आता है पीला पानी आता है। एटलीस्ट ये छोटी से छोटी प्रॉब्लम्स है और आई थिंक ये प्रॉब्लम बहुत सालों से चल रही है। मुझे यहाँ पे अराउंड 6 साल हो गए रहते हुए। मतलब आपका कहना है कि बुनियादी समस्याओं की तरफ ध्यान होना चाहिए, एटलीस्ट वहाँ पे तो ध्यान हो जाए बजाय इसके कि जाति और धर्म। ये विधायकों की बात आई तो चूंकि चकल्लस है तो उसमें कुछ तरह से ह्यूमर और व्यंग भी होना चाहिए। तो मैं 2 चीजें बताता हूँ, एक अपनी कविता सुनाता हूँ और एक अदम गोडवी की सुनाता हूँ जो विधायकों के चरित्र पे बहुत अदम गोडवी की बहुत मशहूर कविता है। कहते हैं कि काजू भुने प्लेट में विस्की गिलास में उतरा है रामराज विधायक निवास में। और मैं आज भी मौजूद है और मैं कहता हूँ कि वक्त की है बात की बुड्ढे भी लायक हो गए, देश के नासूर थे वे विधायक हो गए। तो होता यह है कि जो बहुत सारे नालायक किस्म के लोग विधायक होकर आ जाते हैं। किस्म मत जोड़िए किस्म की भी जरूरत नहीं है। नहीं कुछ तो अच्छे भी होते हैं। तो ये दुर्भाग्य है अपने लोकतंत्र का कि हम ऐसे ऐसे खलनायकों को नायक बना देते हैं। अब तो हालत ये है कि खलनायकों पर फिल्में बनने लगी हैं। सही बात। उसका जीवन का काला इतिहास महिमा मंडित कर दिया जाता था। संजू जैसी फिल्में बन जाती हैं, उसको देख करके लोग सोचते हैं यार कितना बड़ा अच्छा आदमी था, तो हमें भी ऐसे कुछ करना चाहिए। मगर उससे पहले भी गैंगस्टर जैसी फिल्में बनी है जिसमें माफिया डॉन को हम एक नायक के चरित्र की तरह दिखाते हैं, उनके अंदर की हम संवेदना की परतें ढूंढते हैं उसके अंदर में। चक्कलत में बात भले डाइवर्ट हो रही है इधर से विधायक, लेकिन ये सही है कि हमारे यहाँ जनप्रतिनिधियों का चुनाव प्रफुल्ल भाई एकदम सही नहीं होता है। हम नहीं उसके पीछे मैं आपको बताता हूँ कि क्या होता है कि हम सबसे पहले एक नेता घोषित कर देते हैं कि हमने 2014 में सांसद नहीं चुना, हमने प्रधानमंत्री चुना। और 10 साल के बाद ऐसा लोग कहते हैं जो राजनीति के विशेषज्ञ लोग हैं, हम तो बहुत कम जानते हैं, ज़्यादा नहीं, लेकिन पहली बार देश ने पीएम के लिए वोट किया। नहीं मगर तो जब आपने पीएम के लिए वोट किया, देश के लोकतंत्र के लिए देखा जाए तो एक बहुत क्रांतिकारी क्षण था। क्रांतिकारी क्षण कि जब आप आपने लिए नायक चुना। हाँ बिल्कुल। तो अभी सतीश जी एक कर्नाटक से एक खबर है कि जो कुमार स्वामी है वहाँ के मुख्यमंत्री, उनका दर्द वो एक वीडियो भी बड़ा वायरल हो रहा है कि वो किसी कार्यक्रम में वो रो पड़े। वो क्या पूरा किस्सा है आपको दिखाते हैं। देखिए ये कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं कुमार स्वामी, और ये किसी कार्यक्रम में थे और ये बात करते करते ये रो पड़े और इनका ये कहना था कि जैसे भगवान शंकर ने विष पिया उसी तरह मैंने भी एक गठबंधन का विष पी लिया है। तो मतलब ये सरकार को बने भी मुश्किल से सतीश जी कितना समय हुआ होगा, 2 महीना होने जा रहा है, तो इसको गठबंधन का गरल कह सकते हैं। हाँ तो ये गठबंधन का गरज जो है कुमार स्वामी ने पी लिया है। और इसमें हम आपको आप सुन सकते हैं उन्होंने वहाँ पे संबोधन के दौरान क्या कहा था, इसको सुनते हैं। ನೀವೆಲ್ಲ ಸಂತೋಷದಲ್ಲಿದ್ದೀರಿ ಏನೋ ನಿಮ್ಮ ಅಣ್ಣನೋ ತಮ್ಮನೋ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಆದ್ರೆ ನಾನು ಸಂತೋಷದಲ್ಲಿಲ್ಲ। ನನ್ನ ಒಂದು वो कन्नड़ में बोल रहे हैं, उनका तर्जुमा जी मुझे ವಿಷಕಂಠನಾಗೆ ನುಂಗ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ। विषकांत बन गया। तो ये कर्नाटक के मुख्यमंत्री का दर्द है। अच्छा, और ये कुमार स्वामी को गठबंधन का दर्द पता चल रहा है। इनके पिता जो देवेगौड़ा थे वो भी गठबंधन की सरकार के प्रधानमंत्री थे, तो ऐसा ही विषपान उन्होंने भी किया था। तो ये दर्द जो मुझे लगता है कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर हुआ है। मुझे पुरानी बात याद आ रही कि देवेगौड़ा उस समय इतने परेशान थे कि वो सीताराम केसरी उसमें कोषाध्यक्ष थे जी कांग्रेस। उस समय मैं बता दूं कि उस समय मेरी पंक्ति एकदम याद आ रही है कि देवेगौड़ा दौड़े दौड़े केसरी के पास आए, बोले तुम मेरी सरकार को बचाना जी, पहले हम क्या सरकार को बचाएंगे, पहले तुम मत घबराना जी, ऐसा कुछ था। तो वो पिता को जैसा प्रफुल्ल ने कहा कि विरासत में मिला है,
वो कर्नाटक के साथ तो नाटक अपने आप जुड़ा हुआ है। कर्नाटक तो वहाँ कुछ न कुछ नाटक होते रहता है। अच्छा, आप कर्नाटक की राजनीति को ऐसा नहीं है कि अभी ये कुमार स्वामी या इसके पहले भी बंगारप्पा के समय भी और हर बार चाहे कांग्रेस की सरकार हो तो वो टूटेगी, फिर उसमें एक नई पार्टी बनेगी। साउथ में एकमात्र ऐसा राज्य है। नहीं, साउथ के पॉलिटिक्स में अगर देखें तो उठापटक बहुत जबरदस्त तरीके से होता है। कर्नाटक में जरा ज्यादा होता है। कर्नाटक में सबसे ज्यादा कर्नाटक में राष्ट्रीय पार्टियां दोनों इन्वॉल्व है ना वहाँ पे। दरअसल क्या है, वहाँ पे क्षेत्रीय दलों से ज्यादा राष्ट्रीय पार्टियां बहुत अपने पूरे दमखम के साथ तो ज्यादा खुरापाती। और ये जो कुमार स्वामी के जो आंसू थे, दरअसल ये लोकतंत्र के आंसू हैं। सही बात है, जो बह रहे हैं कि आप कम सीटों वाली पार्टी की सरकार है, तीसरे नंबर की पार्टी वहाँ राज कर रही है और वो पीछे से खींचने वाले लोग उनको परेशान कर रहे हैं, और इसलिए बेचारे को रोना पड़ा। और मुझे लगता है भाजपा बड़ी खुश हो रही होगी उनके आंसू देख करके कि अब हमारे अच्छे दिन आ रहे हैं। जैसे अच्छे दिन आ रहे हैं, जैसे बिल्ली होती है ना, बिल्ली सीके को देखती है कि कब ये गिरे और मैं लपकूं। तो इस समय भाजपा किसने बिल्ली की तरह है, वो कर्नाटक के छीकों को देख रही कि टूटे और मैं लपक लूं। और ये बड़ा फायदा भाजपा को मिलने वाला है। बिल्कुल, क्योंकि 2019 के चुनाव में भाजपा को क्योंकि वो ये बोल सके कि ना सरकार हम ही चला सकते हैं। ये देखो कर्नाटक में फिर हम ये तो खैर राजनीति की बात है। छत्तीसगढ़ में भी एक जो हमारे पूर्व गृह मंत्री थे ननकी राम कंवर, उन्होंने भी एक अंधविश्वास से भरा हुआ एक बयान दिया है, जैसा कि वो हमेशा करते आए हैं, वो उनके स्वभाव में है वो। तो वो आपको बताते हैं कि उन्होंने क्या कहा है। ये पूर्व गृह मंत्री ननकी राम कंवर हैं, उनका एक बड़ा अंधविश्वास से भरा बयान आया कि जो राज्य में जो बारिश हो रही है तो उस पर उन्होंने दावा किया है कि वो जो यज्ञ करवा रहे हैं उसकी वजह से ये बारिश हो रही है, और जो प्रदेश में सूखे के हालात पैदा हो गए हैं। और इसी स्थिति से निपटने के लिए उन्होंने जो यज्ञ करवाया, उस यज्ञ की वजह से जो बारिश आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ में, वो बारिश मानसून का कमाल नहीं है, इनके यज्ञ का कमाल है। अरे सर जी, चुनाव ही जीत जाते अगर पूजा करके तो अच्छा रहता। बेचारा चुनाव हार गए, मंत्री नहीं बन पाए, चुनाव नहीं जीत पाए, मंत्री हमारे वो और बारिश करवा रहे हैं। वो एक कंबल वाले बाबा, चादर वाले बाबा नहीं, वो तो चलो घोषित बाबा है, आप तो राजनेता हो और इनको सुलझा हुआ इस मामले में उन्होंने दावा किया, तो जरा सुनते हैं वो क्या बोल कह रहे हैं। ये सुनते हैं। कल से शुरू हुआ है, प्राय बहुत किसानों ने ये आगाह किया कि भाई इस समय अकाल की स्थिति है, अकाल पड़ने की संभावना है, आप यज्ञ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। हम भी देख रहे हैं, हम भी किसान हैं, यज्ञ करेंगे, वर्षा होगी, वरुणदेव प्रसन्न होंगे, फसल लहलहाएगी। ये ननकी राम कंवर जो हैं, ये जब गृह मंत्री थे तो इन्होंने अपने घर में ही महुआ की शराब बनाना शुरू कर दिया था। मतलब वो उसको ये कहते थे कि ये तो हमारा काम है। अभी भी वो कह रहे थे कि हम तो किसान हैं, हमको तो ज़्यादा चिंता रहती है कि बारिश नहीं, ये किसान है, खेती बाड़ी भी जनता के लिए अगर पूजा की जाती तो उसमें कोई समस्या नहीं है। लेकिन ये भी एक बड़ी गजब बात है, इस पर भी व्यंग तो मैंने भी लिखे, कई लोगों ने लिखा है कि हमारे यहाँ जो अंधविश्वास चलता है, उनको पता है कि बारिश तो आज नहीं तो कल होगी, वो पहले से यज्ञ करके माहौल बनाने लगते हैं कि देखिए हमारे यज्ञ के कारण ये पानी बरसने लगा। बारिश के दिन में आप बोले कि यज्ञ कर रहे हैं तो पानी तो बरसेगा, आज नहीं तो कल बरसेगा। नहीं, प्रियल चूंकि एक नए जमाने की लड़की है, तो क्या प्रियल आपको लगता है कि इस तरह हवन करने से, पूजा पाठ करने से बारिश होती है? सर ये तो सारा मौसम का कमाल होता है। अब मॉनसून है, बारिश तो होगी ही, ठंड का मौसम है, ठंड तो बरसेगा ही। अगर उनको कमाल दिखाना ही था अपनी पूजा का, तो वो जो गर्मी पड़ती है, इतना ज़्यादा सूखा पड़ता है, अगर इनको प्रूफ करना है कि मेरी पूजा का कमाल है, तो वो उस समय प्रूफ कर सकते हैं। अभी तो ये बस माहौल का क्रेडिट मिल गया। भाई अगर ऐसे ही है तो भाई यज्ञ कीजिए, तो हमारे यज्ञ करने से अगर इससे पानी बरसने लगता है तो ऐसा यज्ञ कीजिए कि नक्सल समस्या हो जाए, गरीबों के घर में पैसे आ जाए, हमारे किसान आत्महत्या करना बंद कर दें। इस तरह से यज्ञ, उससे भी बड़ी बात आप मंत्री बन जाओ, अपने, क्योंकि आप हाशिए पर पड़े हुए हैं अभी। तो आपको अगली खबर की तरफ चलते हैं। एक मौत की सेल्फी आपको दिखाते हैं। आपको जानकारी होगी कि जो फेसबुक में जो आजकल एक प्रचलन चल पड़ा है कि कहीं से भी लाइव फेसबुक करना। अब आप ये देखिए, ये कांकेर की तस्वीर है ये। अब इसमें ये दो बच्चे हैं जो मोटरसाइकिल से नेशनल हाईवे पर चल रहे हैं, और ये
और ये उसको फेसबुक लाइव कर रहे हैं बाइक की सवारी करते हुए, और ये बता रहे हैं कि हम नेशनल हाईवे पर किस तरह अपना शानदार सफ़र तय कर रहे हैं, और ये सफ़र उनका आखिरी सफ़र होगा, ये शायद इन लोगों ने सोचा नहीं होगा। और इतनी तेज़ रफ्तार में ये कांकेर के चरामा की घटना है, ये फेसबुक से लाइव करने के चक्कर में ये दोनों नौजवान जो हैं ये अपनी जान गंवा बैठे। ये देखिए आप ये तस्वीर, बहुत दुखद घटना हुई। फेसबुक का इन लोग का पहले का वीडियो वायरल हुआ है, उसमें 11:45 बताया है, लेकिन घटना पहले हुआ होगा रोड में, और घटना के पहले के है जो इन लोग डाले थे। रफ्तार ही कारण रहा है। हाँ, रफ्तार ही कारण रहा है, इसका मेन रफ्तार है, और कहीं न कहीं मोटरसाइकिल वाले भी सतर्क नहीं थे, ऐसा लगता है। ये गिरीश जी, ये चरामा, कांकेर जिले के चरामा की घटना है। ये दोनों नौजवान फेसबुक पर बढ़िया लाइव चैटिंग करते हुए चले जा रहे थे, और गाड़ी पूरी रफ्तार में थी, सामने बस इनको दिखाई नहीं दी और ये बस में टकरा गए। ये कितना ये फेसबुक और ये जो व्हाट्सएप ये सब बहुत दुर्भाग्यजनक घटना है। एक हमारी युवा पीढ़ी के 2 लड़के ख़त्म हो गए, और ऐसी घटनाएं पूरे देश में इस समय हो रही हैं। ये समझ में नहीं आता है, जो ये एक जादू का डिब्बा मोबाइल आ गया है, उसमें फेसबुक है, व्हाट्सएप है, तो वो विवेक शून्य होकर के हमारे लड़के ये काम कर रहे हैं कि जैसे इन्होंने सेल्फी ले ली, देख रहे हैं कि कुछ भी हो सकता है, और उसका परिणाम ये सबक है। ये आत्ममुग्धता का एक नया दौर है, आत्ममुग्धता का नया दौर है, और उससे हमारी पीढ़ी को बचना चाहिए कि, और ये समझना चाहिए कि हमारे पास जो साधन है उसका हम कैसे रचनात्मक उपयोग करें। मैं कई बार कहता हूँ कि फेसबुक को मैं या सोशल मीडिया को एक चाकू ऐसा समझता हूँ, वो चाकू अगर गुंडे के पास आता है तो किसी की हत्या कर देता है, और अगर किसी के डॉक्टर के पास आता है तो मरीज का इलाज करता है। देखिए, हजारों साल से जो आम आदमी जो है वो वंचित रहा है संचार के असीमित साधनों से, उनके पास नहीं था, तो उनकी ये मान लीजिए कि इतने सालों की कुंठा बाहर निकल रही है, कुंठा बाहर निकल। लेकिन हमारे अगर बुद्धि से अगर काम नहीं लेंगे, उसका दुष्परिणाम होता है कि नदी के किनारे तैरना नहीं आता, फिर भी नदी किनारे होकर सावधानी बरतनी चाहिए। कई लड़कियां डूब के मर गई, कई लड़के मर गए, और ये कांकेर की घटना। IBC हमेशा ये अपील करता रहा है कि दुर्घटनाओं से बचना है तो सतर्क रहिए, सावधान रहिए, सड़क पर ट्रैफिक रूल्स का जो है आप पालन कीजिए, और जो है क्योंकि आपकी जान जितनी कीमती उतनी ही सामने वाले की। देखिए, बस भी टकराई, बस में 14 लोग घायल हो गए, और भी बड़ी दुर्घटना हो सकती थी। और दोनों लड़के हेलमेट भी नहीं लगाए होंगे। हेलमेट इसलिए नहीं लगाए कि उनको सेल्फी ले ली और फेसबुक पे लाइव करना। पूरा प्रियल से भी पूछते हैं, वो भी काफी प्रियल सेल्फी के शौकीन है कि नहीं? सेल्फी की शौकीन मैं हूँ, लेकिन उससे पहले जो मेरे फ्रेंड्स और जो मेरे घर वाले हैं पीछे से आवाज़ लगा देते कि नहीं ये डेंजरस जगह, और मेरे अंदर भी एक डर होता है। मैं बहुत जगह वगैरह देखकर ही सेल्फी लेती हूँ, और ये पहला केस नहीं है। सेल्फी में भी कई बार ऐसी न्यूज़ हम देखते हैं कि सेल्फी लेते हुए नदी में झरने से गिर गई, पहाड़ों से गिर गई। तो ऐसी जगह पे जो हमारा दिमाग है ऑटोमेटिकली हमको अटेंशन कर ही देता है कि आपको इस जगह पे, क्योंकि क्या होता है अगर हम सेल्फी ले रहे हैं पूरा ध्यान हमारा सिर्फ हमारे एक्सप्रेशंस पे होते हैं। वो सेल्फी में ही वो थोड़ा है, सेल्फी को हम रोक बाड़े तो वो सेल्फिश हो जाता है, सेल्फिश हो जाता है। स्वार्थी आदमी सेल्फी ले रहा है, मतलब अपने आप को ही। मैंने एक व्यंग्य लिखा था कि सेल्फी का समाजवादीकरण होना चाहिए, कि हम सिर्फ अकेले सेल्फी ना ले तो 4 लोग मिलकर के सेल्फी ले, तो एक न कोई हमें सावधान करता है। गिरीश जी, वो सेल्फी भी आ गई है, अब सेल्फी अकेले नहीं होती, आजकल सेल्फी भी ग्रुप सेल्फी होती है, और आजकल तो उसकी स्टिक भी आ गई है, ताकि आप उसको जितनी ऊंचाई पर ले जा करके जितना पीछे से खींच सकते हैं, आप खुद ही ग्रुप फोटो लीजिए। अब वो सेल्फी नहीं रही, आपकी भाषा में कहूँ तो वो भी समाजवादी सेल्फी हो चुकी है। और आपने कभी जो कहा लड़के को देखकर भी तत्काल मुझे घटना याद आ रही है कि अब वो फेसबुक में लाइव आत्महत्या भी लोग करने लगे। इस तरह से एक आया फुटेज आया जिसमें वो लगाकर एक कैमरा लगाकर खुद मर रहे हैं। तो ये जो फैंटेसी है, ये जो मतलब अराजकता है माध्यमों की, उसका दुष्परिणाम ये हो रहा है। और इसमें IBC से सतीश ने कहा, ये सबको हमको मीडिया के माध्यम से सावधान करना चाहिए। आभासी दुनिया में इस कदर खो गए हैं कि हम वहां से निकलने का रास्ता भूल चुके हैं, भूल गए हैं कि वो हमारे लिए वो माया नगरी भूल भुलैया है, उसके इंद्रजाल में हम बिल्कुल सम्मोहित हो गए। और जब सम्मोहन टूटता है तो मृत्यु हो जाती है कई बार, ये कांकेर काल आके लेके चला जाता है। एकदम बड़ी जैसी ऐसी घटना है, बड़ी घटना है ये, और सबक है पूरी नई पीढ़ी के लिए और सबके लिए। बिल्कुल।
हाँ, ये एक ऐसा विषय है जिस पर हम बहुत लंबी चर्चा कर सकते हैं, क्योंकि इसके बहुआयामी है ये जो विषय जो है। बहुत आप इसको एक युवा की मृत्यु को देश और परिवार के लिए कितनी बड़ी क्षति के तौर पर देखते हैं आप? एक युवा मतलब हमारी संभावना का भरा हुआ आकाश टूट करके नीचे गिर गया है। आज ये युवा जो 2 लोग हैं, ये हो सकता है अगर इस तरह से अपनी मूर्खता नहीं करते तो प्रतियोगी परीक्षा दे करके IAS बन सकते थे, कलेक्टर बन सकते, ये इंस्पेक्टर कुछ भी बन सकते और थे। नए दौर में बच्चों को बड़ा करना, पढ़ाई इतनी महंगी है और तमाम तरह की बीमारियों से लड़के पेरेंट्स के लिए बड़ा मुश्किल होता है कि बच्चे को, स्वस्थ बच्चे को जो है उसके पैरों में खड़ा कर पाना, यंग कर पाना, उसको खुद मुख्तार बना पाना। ऐसे में अगर कोई ऐसा बच्चा जो बिल्कुल अपने करियर की तरफ बढ़ रहा हो और ऐसे किसी हादसे की शिकार हो जाए और अपनी ऐसी गलती की वजह से, अपनी गलती का पूरे परिवार का, वो हो सकता है उस परिवार के पालने वाला एक लड़का हो, कहीं नौकरी लगी होगी और माता पिता का इकलौता वो करने वाला होगा, लेकिन अति उत्साह में आकर इसमें क्या हो रहा है, इसमें हो ये रहा है कि हम अपने जो बच्चे हैं उनको जो सिखाना चाहते हैं, जो संस्कार देना चाहते हैं, वो केवल आपके और बच्चे के बीच की बात है, लेकिन बच्चा जो है ये हमको नहीं पता कि उसके पास बाहर से कहाँ से कितना इनपुट आ रहा है, उसके व्हाट्सएप से, फेसबुक से, और वो इनपुट जो है, और वो जो समाज का एक अंकुश होता था, वो जो बाहर से आने वाला जो इनपुट है ना, उस इनपुट पर आप कंट्रोल नहीं कर सकते। नहीं कर सकते क्योंकि बाहर की दुनिया ही ऐसी हो गई, ग्लोबल है, ग्लोबल हो गई। तो सेल्फी लेकर की हालत ये हो रही है कि दुर्घटना से लोग घायल पड़े हैं और लोग सेल्फी उसकी ले रहे हैं, उसकी मदद नहीं कर रहे हैं। तो ये करुणाहीन समाज भी इससे सेल्फी तमाशबीन बन गए, मजमा हमको पसंद आने लगा है। हम किसी की मदद नहीं करना चाहते। हालत ये है कि मैंने एक फोटो देखी जिसमें एक लाश चली जा रही है, शव यात्रा चली है और एक लड़का उसकी सेल्फी ले रहा है। तो ये हमारी हालत हो गई। सतीश जी ने कहा ना कि ये आभासी दुनिया है, तो इस आभासी दुनिया में संवेदनाओं के लिए जगह कहाँ है? सब मैकेनाइज्ड हो गए, यंत्रवत। चलिए एक और खबर लेते। मानसून का समय है तो मुंबई की बारिश हमेशा चर्चा में रहती है। तो मुंबई की बारिश के साथ में चूंकि कोस्टल एरिया है, समुद्र का इलाका है, तो हाई टाइड भी बहुत वहाँ पे दर्शनीय भी होता है और थोड़ा डरावना भी, और सतर्क करने की जरूरत होती है। तो इस सीजन का सबसे बड़ा हाई टाइड जो है इस बार आज जो है मानसूनी मौसम में दिखा। मुंबई में 5-5 मीटर ऊंची लहरें उठी और वो आप देख सकते हैं। मौसम विभाग ने भारी बारिश की चेतावनी दी है। मछुआरों के लिए भी जो है सतर्कता बरतने की उनको कहा गया है। आम लोगों को भी कहा गया है कि देखें ज़रूर मगर सतर्क रहकर देखें। देखिए समुद्र की ताकत दिख रही है, लहरें जब किनारे से टकराती हैं तो किस तरह जो है एक, हालांकि सही बोल रहे हैं कि लहरें टकराती है, लेकिन मनुष्य भी जो है वो टकराने पे आमादा रहता है और दोनों का द्वंद्व चाहता है, लहरें और मनुष्य की महत्वाकांक्षा। जीवन के व्यापार में इस कदर मशगूल उलझा हुआ है कि उसको ये दिखता ही नहीं, वो दिखता ही नहीं, और वो कई बार लहरों में से टकराता है और लहरों के साथ खो जाता है। जी जी। तो देखिए ये बारिश में हर साल बारिश होती है मुंबई में, और हर साल पूरा जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। केवल मुंबई ही नहीं, आप अभी देखिए कि पिछले 1-2 साल पहले चेन्नई में भी ऐसा हुआ। चेन्नई एक विस्फोट हुआ था, हाँ, मानसून का विस्फोट था वो। विशाखापट्टनम का भी वही हाल है, और भी जो अब तो ये बड़े शहर को छोड़ दीजिए, आप शहर है, हमारा अपना शहर भी अब इससे नहीं बचा है। बारिश होती है तो हमारा शहर भी डूब जाता है। और मुंबई में तो खैर बात अलग है, मुंबई में तो इंतजार होता है वो जो लहरें उठती हैं, जो अनियोजित जो विकास है शहरों का, जो डेवलपमेंट बेतहाशा हुआ है, तो उसकी वजह जो है जब बारिश आती है तो मैं ये देखता हूँ कि सड़कें मुंह चिढ़ाती है और बताती है कि कहाँ कहाँ भ्रष्टाचार हुआ है। सही बात। गड्ढों से आप अनुमान लगा सकते हैं, और कई बार गड्ढे गटर ऐसे बन जाते हैं। हमको सबको पता है बम्बई की घटना कि वो डॉक्टर पैदल जा रहा था घर की ओर, और लोगों ने कहा कि भैया आप मत जाइए, पैदल मत जाइए, कार छोड़ दी उसने, और वो सीधे गटर में घुसा और उसकी फिर लाश 2 दिन बाद लाश बरामद हुई। तो ये हालत है कि गड्ढों के कारण, बारिश के कारण सरकारों का चरित्र भी मुझे लगता है उजागर हो जाता है कि तुमने कितने घपले किए हैं।
ठेकेदारों ने कितने खर्चे किए हैं उससे पता चला। स्थानीय जो सरकार होती है उसका चरित्र, उसके पूरे कारनामे जो हैं वो इस बारिश में सामने आ जाते हैं। तो ये थी आज की 4 की चकल्लस, जिसमें हमने पूरे 1 घंटे तक देश प्रदेश और दुनिया की तमाम खबरों पर चर्चा की, खबरों को अलग तरीके से देखने की कोशिश की। और इस चकल्लस में गिरीश पंकज जी ने हमारा साथ दिया, आरजे प्रियल हमारे साथ रहीं। कल हम फिर इसी समय पर आपके साथ एक बार फिर मुखातिब होंगे, तब तक के लिए आगे दीजिए, नमस्कार।